अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। The lecture which we are going to deliver today is on Election Act 2017. इसका लेक्चर नंबर 1 आपको डिलीवर कर दिया गया है और आज लेक्चर नंबर 2 डिलीवर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेशन तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से जारी है और उस सेशन में अब तक आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स चंद एक डिलीवर कर दिए गए हैं और बकिया लेक्चर्स इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो हमारा जो सेशन है उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 शामिल नहीं था, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का टेस्ट आइंदा आने वाले हफ्ते में कंडक्ट किया जाएगा, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे हमारे इस रेगुलर क्लास के अंदर जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो टेस्ट कंडक्ट करना है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, तो उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 भी शामिल है। तो हमने अपनी जानिब से पूरी कोशिश करनी है कि हर एक बच्चा जो हमारी रेगुलर क्लासेस का हिस्सा है उसको हर एक वो चीज़ पढ़ाई जाए जो कि उसके लिए मुफीद साबित हो। तो इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने इलेक्शन एक्ट 2017 के 4 चैप्टर्स मुकम्मल तौर पर आपको पढ़ा दिए और 5वां चैप्टर आज आपको इंशाल्लाह हाफ पढ़ा दिया जाएगा और हाफ इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने से पहले पहले आपको इलेक्शन एक्ट 2017 मुकम्मल तौर पर पढ़ा दिया जाए और साथ साथ इसका एक मॉक टेस्ट भी आप लोगों से ले लिया जाए। ठीक है, तो अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम कितने सेक्शंस पढ़ चुके हैं? लास्ट लेक्चर में हम इलेक्शन एक्ट 2017 के 49 सेक्शंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये 49 सेक्शंस आपके कितने चैप्टर्स पर मुश्तमिल हैं? जी हाँ, जो शुरू के 4 चैप्टर्स हैं उसमें टोटल मजमूई तौर पर 49 सेक्शंस हैं। आज इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 5 शुरू करवाया जाएगा। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं की तो यूट्यूब पर वो जा सकते हैं और हमारी जो पिछली क्लास है उसका वीडियो लेक्चर आप मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपको इस एक्ट का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0315540947 पर राब्ता कर सकते हैं। इस PDF को बहुत ही आसान अल्फाज में आप लोगों के लिए पेश किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इलेक्शन एक्ट 2017 का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जो कि आप गूगल से डाउनलोड करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर जब इसे डाउनलोड करते हैं तो हर एक सेक्शन बहुत लेंथी है। लेंथी होने के साथ साथ इसमें कुछ लॉ की टर्म्स इस्तेमाल हुई होती हैं जो कि एक आम शख्स को जिसने BBA ऑनर्स पढ़ा है, BSc किया हुआ है, उसको समझ नहीं आती। तो हमने उस पूरे एक्ट को रीफ्रेज किया है बहुत ही आसान अल्फाज में ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। तो बगैर देर की आज के लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। सेलिएंट फीचर से क्या मुराद है? वो ये कि इस एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। तो कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इस पूरे एक्ट के अंदर मजमूई तौर पर 15 चैप्टर्स हैं और टोटल सेक्शंस की तादाद कितनी है? जी हाँ, टोटल सेक्शंस की तादाद है 241। अब इस 241 में से हम अहम तरीन 49 सेक्शन आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं और आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम मज़ीद 50 से लेकर 77 सेक्शंस आज पढ़ लें, क्योंकि सेक्शन नंबर 50 से 103 तक, सेक्शन नंबर 50 से 103 तक हमारा जो चैप्टर जारी रहेगा वो होगा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करते चले जाएं, क्योंकि ये चीज़ें जब आप समझ जाएंगे
तो ये पूरा का पूरा एक्ट आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अदर देन दैट, अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि इस एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से कि आप इस एक्ट को समझ लेंगे। ठीक है, तो मजीद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल की हाईलाइट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कल मजमूई तौर पर आपको 49 सेक्शंस पढ़ाए गए, और अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो 4 चैप्टर्स हम मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 5 शुरू करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर जो 5 हम शुरू करेंगे उसका नाम याद रख लीजिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर का आपको नाम याद नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि इस चैप्टर में हम किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 पर आप देखेंगे कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द असेंबलीज। तो सेक्शन नंबर 50 से लेकर सेक्शन नंबर 103 तक हमारा चैप्टर नंबर 5 जारी रहेगा। और इस चैप्टर का नाम क्या है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार चीजें इस वजह से रिपीट करता हूं ताकि ये चीजें जब आप लेक्चर में सुन रहे हो तो आप जहन नशीन हो जाए। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द असेंबलीज, असेंबलीज से क्या मुराद है, जी हां, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 50 है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। अब जब कभी आम इंतखाबात होते हैं तो अक्सर न्यूज चैनल्स पर जब रिजल्ट्स अनाउंस किए जा रहे होते हैं तो आप ये टर्म बहुत ज्यादा सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। तो इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से हम जान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से होती है और कौन लोग वो होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं जनरल इलेक्शंस के दौरान या ज़िमनी इंतखाबात के दौरान या लोकल बॉडीज इलेक्शंस के दौरान। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 50 है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। द कमीशन अपॉइंट्स अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिसे DRO आप कह सकते हैं, फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एरिया। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए DRO लगाया जाता है, किसकी जानिब से, जी हां, कमीशन की जानिब से। और जब कभी मैं कमीशन टर्म इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूजेस 1 DRO फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका डिस्ट्रिक्ट घोटकी है, आपका डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, एक DRO मुंतखब करेगा अंडर सेक्शन 50 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कैन बी चूजन फ्रॉम ECP's ओन ऑफिसर इफ अवेलेबल। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अफसरान हैं उनसे भी आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का इंतखाब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, जी हां, फर्स्ट ऑप्शन यही होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो अवेलेबल आपके एम्प्लॉइज हैं उनमें से आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का इंतखाब करेंगे। DRO कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ऑफिसर्स प्रोवाइडेड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अक्सर आपने देखा होगा और ऐसा है भी, जब कभी आम इंतखाबात होते हैं तो आम इंतखाबात पाकिस्तान में एक ही दिन होते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के भी और नेशनल असेंबलीज के लिए भी। तो इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अफसरान मौजूद नहीं होते, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, जी हां, किन की खिदमात लेता है, जी हां, DRO कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ऑफिसर्स प्रोवाइडेड बाय द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि अफसरान की जो लिस्ट है वो ले ली जाती है फेडरल गवर्नमेंट से भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी। ठीक है, तो DRO कैन बी टेकन फ्रॉम सबऑर्डिनेट जुडिशरी आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। थर्ड ऑप्शन, अ जुडिशियल ऑफिसर विद अ हाई कोर्ट अप्रूवल। थर्ड ऑप्शन ये होता है ECP के पास कि वो हाई कोर्ट के अप्रूवल से जुडिशियल ऑफिसर का इंतखाब करता है। DRO will supervise, coordinate and manage all election related work in the district under ECP's direction। तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किसकी डायरेक्शंस पर काम कर रहा होता है, जी हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस पर वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो DRO कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स ऑल इलेक्शन अरेंजमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट।
आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 51, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो रिटर्निंग ऑफिसर का जो इंतखाब है उसके साथ साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो किसके मातहत होगा, जी हां रिटर्निंग ऑफिसर के मातहत होगा, उसकी अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है सेक्शन नंबर 51 के अंदर। हु अपॉइंट्स आरओ एंड एआरओ, आरओ से मुराद रिटर्निंग ऑफिसर और एआरओ से मुराद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। कौन अपॉइंट करेगा, जी हां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे अपॉइंट करेगा। हु कैन बी आरओ, कौन रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, ईसीपी ऑफिसर्स यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अफसरान मौजूद हैं वो भी रिटर्निंग ऑफिसर मुंतखब हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल सर्विसेज के जो मुलाजिम होंगे उनको भी बनाया जा सकता है। ऑटोनमस इदारों के, सेमी ऑटोनमस बॉडीज के भी जो मुलाजिम है उनका इंतखाब किया जा सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। जस्टिस हाई कोर्ट जो होंगे चीफ जस्टिस, उनके कंसल्टेशन के बाद ही यह इकदाम उठाया जा सकता है। आरओ पर कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी की डेफिनेशन में कल के लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर पर कॉन्स्टिट्यूंसी, नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली का हल्का है 198, नेशनल असेंबली का हल्का क्या है 198, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नॉर्मली एक रिटर्निंग ऑफिसर लगाया जाता है। एक्सेप्शन भी हो सकती है, एक्सेप्शन क्या हो सकती है, आरओ कैन हैंडल मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी बट ओनली इन स्पेशल केसेस। एक आरओ जो है वो एक से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी संभाल सकता है, लेकिन स्पेशल केसेस में विद रिटन रीजंस, यानी रिटन रीजंस देने होंगे कि ये क्यों संभाल रहा है एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। हु कैन बी एआरओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकता है, जी हां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अफसरान हैं वो भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो, वो भी एआरओ हो सकते हैं, ठीक है। ऑटोनमस बॉडीज से भी हो सकते हैं और सेमी ऑटोनमस बॉडीज से भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एआरओज की अगर बात की जाए कि कितने होंगे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, एज मेनी एज नीडेड, जितनी भी जरूरत होगी उतने ही आपके एआरओज लगाए जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 52 है डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अब हमने अपॉइंटमेंट्स की बात की कि कैसे मुंतखब होंगे आरओ और एआरओ, अब यहां पर बात की जा रही है डेट्स की। डेट से मुराद इनको कब लगाया जाएगा, इनकी अपॉइंटमेंट्स कब की जाएंगी, बहुत ही अहम चीज है। तो सेक्शन नंबर 52 में हम बात कर रहे हैं किसकी, जी हां डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स की। किन की, आरओज की और एआरओज की। नॉर्मल रूल क्या है, जी हां सेक्शन नंबर 52 के अंदर नॉर्मल रूल यह कहता है कि ईसीपी मस्ट मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ आरओज एंड एआरओज एटलीस्ट 60 days बिफोर इशूइंग द इलेक्शन प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल आम इंतखाबात होने हैं अप्रैल के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 60 दिन पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स करनी है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है, फॉर बाय इलेक्शन, जिस तरह से जिमनी इंतखाबात होते हैं, द अपॉइंटमेंट्स कैन बी मेड एट द सेम टाइम एज द इलेक्शन प्रोग्राम इज इशूड। यानी जब भी इलेक्शन प्रोग्राम होगा, फॉर एग्जाम्पल आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जिमनी इंतखाब फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में इस दिन होगा, तो उसी दिन वो क्या करेगा, जी हां उसी दिन वो आरओज और एआरओज की लिस्ट दे सकता है। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ईसीपी मे आल्सो अपॉइंट आरओज एंड एआरओज साइमल्टेनियसली विद द इलेक्शन प्रोग्राम बट रिटन रीजंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से इन तारीखों में अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं आरओज की एंड एआरओज की। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 53, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स। अब रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब सेक्शन नंबर 53 में हम बात कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग ऑफिसर्स की। ये दो टर्म्स भी आपने आम इंतखाबात में बहुत ज्यादा सुनी होंगी। जब आम इंतखाबात के रिजल्ट्स अनाउंस किए जा रहे होते न्यूज चैनल्स के ऊपर, तो आपने एक टर्म सुनी होगी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने या पोलिंग ऑफिसर्स ने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो दे दिए हैं और उनके मुताबिक ये रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं।
तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की टर्म है वो अक्सर आप आम इंतखाबात के बाद न्यूज चैनल्स के खबरों में बहुत ज्यादा सुनते होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की। हु अपॉइंट्स पोलिंग स्टाफ? पोलिंग स्टाफ को कौन अपॉइंट करता है? यानी एक पोलिंग स्टेशन है, उस पोलिंग स्टेशन में ऑब्वियसली स्टाफ लगाया जाता है, उस स्टाफ को कौन मुंतखब करता है? रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स। ठीक है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं यानी आरओस की बात की जा रही है, वो अपॉइंट करते हैं किसको? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एंड पोलिंग ऑफिसर्स को। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और पोलिंग ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और पोलिंग ऑफिसर्स को। वेयर आर दे अपॉइंटेड? कहां पर अपॉइंट होते हैं? फॉर ईच पोलिंग स्टेशन। ठीक है, हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं। वेयर कैन स्टाफ बी सिलेक्टेड फ्रॉम? ये स्टाफ कहां से सिलेक्ट किया जाता है? जी हां, ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, ऑटोनमस बॉडीज से भी ये हो सकते हैं और सेमी ऑटोनमस बॉडीज से भी ये लोग मुंतखब किए जा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इफ दे आर और वर एम्प्लॉयड बाय एनी कैंडिडेट। ठीक है, इस सूरत में आप उन्हें इंतखाब नहीं कर सकते। लिस्ट सबमिशन टाइम क्या होता है? जी हां, रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट सबमिट कंप्लीट स्टाफ लिस्ट 30 डेज बिफोर पोलिंग डे। यानी जिस दिन इंतखाब होना है उससे 30 दिन पहले उसने लिस्ट प्रोवाइड करनी है टू डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर अप्रूवल, ताकि उसकी अप्रूवल हो सके। चेंजेस अलाउड? क्या चेंजेस अलाउड हो सकती है? नो चेंजेस आफ्टर सबमिशन एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद रिकॉर्डेड रीजंस एंड कमीशंस अप्रूवल। यानी चेंजेस हो सकती हैं लेकिन वहां पर आपको रीजंस देने होंगे कि ये चेंजेस क्यों की जा रही हैं। ठीक है, इफ समवन इज अनअवेलेबल, अगर कोई बंदा अनअवेलेबल है तो आरओ विल अपॉइंट अ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द रिजर्व्ड स्टाफ लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय डीआरओ। यानी जो लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी उसके साथ साथ एक रिजर्व्ड लिस्ट भी दे दी जाएगी कि अगर कोई शख्स उस रोज मौजूद ना हुआ तो उसकी जगह पर यह अपनी खिदमात सरंजाम दे सकता है। सेक्शन नंबर 54, ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स। क्या ड्यूटीज होगी इलेक्शन ऑफिशियल्स की, वो जान लेते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर, बात की जा रही है ड्यूटीज की, किसकी? जी हां, रिटर्निंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होंगी? ये बहुत ही अहम सवाल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं रिटर्निंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होती हैं। तो याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर की जो ड्यूटीज हैं, इंश्योर स्मूथ एंड इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ पोल, फॉलो द एक्ट रूल्स एंड ईसीपी डायरेक्शंस, कैन सस्पेंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर फॉर वैलिड रिकॉर्ड रीजन एंड मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट्स। ये पावर्स हैं किसके? रिटर्निंग ऑफिसर के। क्या? एक तो वो स्मूथ और इफेक्टिव तरीके से पोलिंग करवाएगा, नंबर 2 वो एक्ट रूल्स और ईसीपी डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, इसके साथ साथ वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर को वैलिड बुनियादों पर सस्पेंड कर सकता है और उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज हैं? He should have to help RO in all duties। यानी उसने रिटर्निंग ऑफिसर की जितनी भी ड्यूटीज हैं उसमें उसको असिस्ट करना है, उसकी हेल्प करनी है। कैन परफॉर्म RO's फंक्शन इफ अलाउड बाय RO और ECP कंडीशंस। यानी वो साथ साथ ये भी कर सकता है कि RO's की जो ड्यूटीज है, फंक्शंस है, वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए ECP की कंडीशंस लागू होंगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होंगी? कंडक्ट्स द पोल एट द पोलिंग स्टेशन, मेंटेन्स ऑर्डर, इंश्योर्स फेयरनेस, रिपोर्ट्स एनी इशू और इंसिडेंट टू RO। यानी वो पोलिंग डे पर पोलिंग कंडक्ट करवाएगा, वो ये बात
उसमें ये होगी कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने, और साथ साथ कोई भी ऐसा अगर इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई हो जाती है दो ग्रोहों के दरमियान, तो वो उसको रिपोर्ट करेगा। किसको? जी हां, रिटर्निंग ऑफिसर को वो रिपोर्ट करेगा कि ये वकुआ इस पोलिंग स्टेशन पर हो गया है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज है? जी हां, ही परफॉर्म्स ड्यूटीज असाइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो भी ड्यूटीज प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे देगा वो उसने निभानी है। कैन एक्ट एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर इफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज इल। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग डे पर बीमार हो गया है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो ड्यूटीज हैं वो भी सरंजाम देगा। ठीक है, आरओ मस्ट ऑथराइज दिस, यानी आरओ को उसे ये ऑथराइजेशन देनी होगी, यानी अगर वो बीमार पड़ गया तो उसे इन रिटन ये देना होगा कि मेरी जगह पर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे मामलात देखेगा, क्योंकि मैं बीमार हूं या मैं किसी वजह से आज अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दे सकता। पोलिंग ऑफिसर से क्या मुराद है? पोलिंग ऑफिसर वर्क्स अंडर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एंड ही सपोर्ट्स पोल कंडक्ट जनरल ड्यूटीज एज असाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 55, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो अब यहां पर हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 55 के अंदर, कि अगर कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है तो किस तरह से प्रोसीडिंग्स आगे चल सकती है। हु कैन कंट्रोल्स इलेक्शन ऑफिशियल्स, यानी जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? तो ईसीपी कंट्रोल्स देम फ्रॉम अपॉइंटमेंट अंटिल रिजल्ट इज पब्लिश्ड इन गजट। यानी ईसीपी उनको क्या करता है? जी हां, उनकी अपॉइंटमेंट करता है इलेक्शन ऑफिशियल्स की, और जब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हो जाते ऑफिशियल गजट में, उनको वो लुक आफ्टर कर रहा होता है, देख रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है। ईसीपीस की पावर क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पावर्स की बात की जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन स्टार्ट एंड फिनिश डिसिप्लिनरी एक्शन एंड गिव एनी पेनल्टी अंडर रूल्स और दिस एक्ट। यानी इस एक्ट के अंदर जो भी खिलाफ वर्जी अगर करता है डिसिप्लिन की, तो इस रूल में जो भी पेनल्टी रखी गई है वो पेनल्टी उन पर डाल सकता है। रीजन फॉर सस्पेंशन, इफ एन ऑफिशियल ऑब्स्ट्रक्ट्स फेयर पोलिंग, यानी अगर रुकावट डालता है फेयर पोलिंग में कोई भी ऑफिशियल, या इंटरफेयर करता है वोटिंग में, या इन्फ्लुएंस रखता है यानी अपने वोटर्स पर या स्टाफ पर, और ये कहता है कि भाई तुम फलां पार्टी को वोट डालना, और ये साबित हो जाता है कि ये सब उसने किया है, अफेक्ट्स इलेक्शन रिजल्ट, तो उस पर भी ये प्रोसीडिंग्स होंगी, यानी डिसिप्लिन को तोड़ने की प्रोसीडिंग उस पर भी की जा सकती है। इंक्वायरी प्रोसेस क्या होगा? इंक्वायरी मस्ट फिनिश 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी को वाइंड अप करना है और रिपोर्ट भेजनी है किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को विद इन 7 डेज। इन 30 दिन के अंदर इंक्वायरी को वाइंड अप करना है, और इंक्वायरी को वाइंड अप करने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर ईसीपी को आपने वो रिपोर्ट भेजनी है। हु कंडक्ट्स इंक्वायरी, कौन करेगा ये इंक्वायरी कंडक्ट? जी हां, इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय ईसीपी। ईसीपी जिस इंक्वायरी ऑफिसर को या इंक्वायरी कमेटी को ये इंक्वायरी देगी, उसने ही ये इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। पेनाल्टीज की बात की जाए तो एनी पेनाल्टी अंडर एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स और दिस एक्ट, अपील, यानी अगर किसी ऑफिशियल पर यह साबित हो जाता है कि उसने ये सब किया है, तो क्या होगा? जी हां, ऑफिशियल कैन अपील विद इन 30 डेज इन सर्विस ट्रिब्यूनल और जुडिशियल फॉर्म। यानी वो क्या कर सकता है ऑफिशियल? 30 दिन के अंदर अंदर सर्विस ट्रिब्यूनल में या जुडिशियल फॉर्म पे जाके अपील कर सकता है। रिप्लेसमेंट से क्या मुराद है? इफ एन ऑफिशियल इज सस्पेंडेड, अगर वो ऑफिशियल सस्पेंड हो गया, ईसीपी अपॉइंट्स अनदर ऑफिशियल। ईसीपी ने क्या करना है? एक और ऑफिशियल को अपॉइंट करना है। क्रिमिनल एक्शन, ECP may also start criminal proceedings under section 188 and 184, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर भी उस पर लगाया जा सकता है। यानी अगर किसी ऑफिशियल ने कोई क्रिमिनल एक्शन किया है तो CRPC यानी क्रिमिनल जो प्रोसीजर्स हैं उसके सेक्शन 188 और 184 के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन नंबर 56 है ओथ बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स, यानी जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं
वो किस तरह से हलफ लेंगे। जी हाँ, हु मस्ट टेक द ओथ, कौन इनसे ओथ लेगा। एवरी इलेक्शन ऑफिशियल, यानी कौन जो है वो ओथ लेगा, एवरी इलेक्शन ऑफिशियल जो होगा वो ओथ लेगा। व्हेन इज द ओथ टेकन, कब लिया जाएगा ये ओथ, बिफोर स्टार्टिंग इलेक्शन ड्यूटी, यानी इलेक्शन ड्यूटी फॉर एग्जांपल कल स्टार्ट होनी है तो आज ओथ ले लिया जाएगा। व्हाट इज द ओथ अबाउट, ये जो हलफ लिया जाएगा किसके बारे में होगा। दे प्रॉमिस टू फॉलो द इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ओथ का फॉर्मेट क्या होगा, द फॉर्म एंड मैनर ऑफ ओथ आर प्रिस्क्राइब्ड बाय ईसीपी। ये जो ईसीपी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो ही देखेगा कि इस ओथ में क्या कुछ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 57 है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। बहुत ही अहम सेक्शन है। जी हाँ, इलेक्शन प्रोग्राम के हवाले से है। अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर आपने आम इंतखाबात से पहले सेक्शन नंबर 57 को बहुत बार न्यूज़ एंकर की जुबान से कोट करते हुए सुना होगा। इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट बहुत ही अहम सेक्शन है, ठीक है। ईसीपी अनाउंस जनरल इलेक्शन डेट थ्रू द गजट। फॉर एग्जाम्पल, इस बार जो जनरल इलेक्शंस हुए कब हुए हैं, जी हाँ 8 फरवरी 2024 को हुए। तो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पर एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है और उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो 8 फरवरी 2024 को कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्शन डेट जो अनाउंसमेंट होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो थ्रू ऑफिशियल गजट होगी। इलेक्शन प्रोग्राम विद इन 7 डेज से क्या मुराद है, ईसीपी इश्यूज फुल शेड्यूल इन गजट प्लस वेबसाइट विद इन 7 डेज। की डेट्स इन इलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। नॉमिनेशंस, लास्ट डेट 6 डेट आफ्टर शेड्यूल और नेक्स्ट वर्किंग डे। नॉमिनेटेड कैंडिडेट लिस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर नॉमिनेशन क्लोज। स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स, यानी बात की जा रही है कि इलेक्शन प्रोग्राम की, कि कब का अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा सकते हैं, फिर किस तरह से उनकी जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाया करेगा। सारी वो टाइमलाइन में आपको बता रहा हूं। स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स 8th डे आफ्टर नॉमिनेशन, यानी आज नॉमिनेशन देने का आखिरी दिन है, यानी उसके 8 दिन बाद क्या होगा, स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगी। अपील्स फाइलिंग, यानी अगर किसी कैंडिडेट की जो नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो अपील कर सकता है 4 डेज आफ्टर स्क्रूटनी और नेक्स्ट वर्किंग डे। डिसीजन ऑफ अपील्स, जो अपील्स है उसका डिसीजन 7 डेज आफ्टर लास्ट अपील टेक और नेक्स्ट वर्किंग डे। रिवाइज्ड कैंडिडेट लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा नेक्स्ट डे आफ्टर अपील्स डिसीजन। जितने भी डिसीजंस होंगे रिलेटेड टू नॉमिनेशंस, तो उसके अगले दिन क्या करना है ईसीपी ने, जी हाँ वो रिवाइज कैंडिडेट लिस्ट जारी कर देगा। विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर, बहुत से आपने देखा होगा बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, अपने पुल आउट कर लेते हैं। कोई उनकी डील हो जाती है दूसरे कैंडिडेट के साथ, तो वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, नेक्स्ट डे आफ्टर रिवाइज लिस्ट और नेक्स्ट वर्किंग डे जब वो विड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद एक और रिवाइज लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी करनी है। सिंबल्स अलॉटमेंट, अब यहां पर बात आती है बहुत ही अहम चीज की, वो है सिंबल्स। यानी आपने देखा होगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का या हर एक इंडिपेंडेंट जो मेंबर होता है जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसको क्या दिया जाता है, जी हाँ सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। सिंबल्स अलॉट किए जाएंगे नेक्स्ट डे आफ्टर विड्रॉल और नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी जब किसी ने विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद क्या होना है, जी हाँ नेक्स्ट वर्किंग डे में सिंबल्स अलॉट कर दिए जाते हैं। पोलिंग डे, जी हाँ पोलिंग डे से मुराद कि जिस तरह से 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शंस हुए, आम इंतखाबात हुए, तो वो क्या कहलाएगा, पोलिंग डे कहलाएगा। मस्ट बी एटलीस्ट 28 डेज आफ्टर रिवाइज कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है। आरओ का रोल क्या है, आरओ पब्लिकली डिस्प्लेज ऑल डेट्स प्लस इनवाइट्स नॉमिनेशन विद टाइम एंड प्लेस। ये बहुत ही अहम सेक्शन है, सेक्शन नंबर 57, जिसमें हमने बात की इलेक्शन प्रोग्राम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 58 अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम। अब इलेक्शन प्रोग्राम के बारे में हमने सेक्शन नंबर 57 में पढ़ लिया। अगर अब उसमें कुछ अल्ट्रेशन है, ईसीपी उसमें कुछ चेंजेस लाता है,
तो वो क्या होगा, ECP's powers to change schedule, ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है कि वो शेड्यूल चेंज करे आफ्टर इशूइंग द इलेक्शन प्रोग्राम अंडर सेक्शन 57. ECP कैन चेंज एनी डेट्स इन द शेड्यूल एट एनी टाइम इफ नीडेड. अगर जरूरत पेश आए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल में चेंज कर सकता है. Fresh election program, ECP may issue a completely new program with new polling dates but must record written reasons. अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि अब आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के बजाय 30 फरवरी 2024 को होंगे, तो याद रखिएगा जब वो नोटिफाई करेगा तो उसको रीजंस देनी है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को क्यों पोस्टपोन किया गया था या क्यों कैंसिल किए गए थे, तो उसे रिटन रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करवाने होंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल, चेंजेस मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नॉमिनेशंस ऑलरेडी फाइल्ड, इफ अ कैंडिडेट हैज ऑलरेडी सबमिटेड नॉमिनेशन पेपर्स ही डज नॉट नीड टू सबमिट अगेन इवन इफ अ न्यू प्रोग्राम इज इशूड. अब मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैंने अपने जो नॉमिनेशन के पेपर्स हैं वो जमा करवा दिए और वो मंजूर भी हो गए. ठीक है. अब अचानक क्या होता है कि 8 फरवरी 2024 को जो आम इंतखाबात होने थे, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आम इंतखाबात अब 30 फरवरी 2024 को होंगे. तो अब बहैसियत कैंडिडेट ये मुझ पर लाजिम नहीं है कि मैं दोबारा से अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाऊं, बल्कि जो नॉमिनेशन पेपर्स मैंने जमा करवाए थे वो ही आगे जो 30 फरवरी 2024 को इंतखाब होना है, इलेक्शन होने हैं, वो उस पर वैलिड होंगे. ठीक है. सेक्शन नंबर 59 इज रिलेटेड टू पोलिंग स्टेशंस. बहुत ही अहम सेक्शन है सेक्शन नंबर 59 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017. ठीक है. आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, तो आपको मालूम होना चाहिए सेक्शन नंबर 59 इज रिलेटेड टू पोलिंग स्टेशंस. ठीक है. अब पोलिंग स्टेशंस की जो डेफिनेशन है वो कल के लेक्चर में हम आपको गालिबन पढ़ा चुके हैं. ठीक है. लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड पोलिंग स्टेशंस. ECP gives list to returning officers within 1 week of returning officers appointment and publishes it on website. तो ये ECP का काम है. Use of previous polling stations. Previous polling stations should be kept as much as possible. Changes allowed to reduce voter distance. Target क्या होना चाहिए? Within 1 kilometer. Voters per station और booth. जी हाँ, ये बहुत अहम चीज है. ये न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं जिन्होंने वहां पर आकर वोट कास्ट करना होता है उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए एज पर इलेक्शन एक्ट 2017. मैक्सिमम 1200 वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन, मैक्सिमम 300 वोटर्स पर पोलिंग बूथ. एनी चेंजेस मस्ट हैव रिटन रीजंस. यानी मैक्सिमम एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 वोटर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए और मैक्स 300 वोटर्स पर पोलिंग बूथ पर. अगर इससे कम ज्यादा होते हैं तो वो चेंजेस या वो रीजंस आपने रिटर्न में देनी है. रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूटीज विद इन 15 days. RO must verify all proposed polling stations, make changes if needed, publish list outside the office and invite objections within 21 days. Who can file objections? Objections कौन कर सकता है? जी हाँ, candidate. Object to any polling station in their constituency. Voters object only to their own assigned polling station. तो candidate भी कर सकता है objections और voter भी कर सकता है. DRO decision. ठीक है. ये DRO से क्या मुराद है अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं. District Returning Officer. District Returning Officer objections, make changes and publishes final list in Gazette and website 30 days before polling. Changes after final list. No changes except very exceptional cases with the written reasons plus Election Commission of Pakistan's approval not later than 5 days before the polling. Candidate must be informed immediately. ठीक है.
फिर RO establishes polling stations. RO set up polling stations according to the final list only. लोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन बहुत ही अहम चीज है इस सेक्शन के अंदर. प्रिफरेबली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा जब कभी आप वोट डे पर अपना वोट कास्ट करने जाते हैं तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि आप स्कूल्स में जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं. और वो भी स्कूल्स कौन से होते हैं? जी हां, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाकर आपने अपना वोट कास्ट करना होता है. तो प्रिफरेबली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इफ नॉट पॉसिबल, अगर ये हो जाए कि यार नहीं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो रजिस्टर्ड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, आपने देखा होगा जो नीम सरकारी होते हैं या उनका एक रेपुटेबल इदारा होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है, तो उनको आप बहैसियत पोलिंग स्टेशन इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज एन इम्प्रोवाइज स्टेशन ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी. ठीक है, या इम्प्रोवाइज से मुराद यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर भी आप पोलिंग स्टेशन बना सकते हैं. मतलब आप क्या करते हैं, आप कनाते लगा लेते हैं, ठीक है, या आर्टिफिशियली आप क्या करते हैं, उस फॉर द टाइम बीइंग आप चिक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या कुछ मसनूई दीवारों का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी पर आप वो पोलिंग स्टेशन बना सकते हैं. प्रोहिबिटेड लोकेशंस, यहां पर बात की जा रही है वो लोकेशंस जहां पर पोलिंग स्टेशंस नहीं होने चाहिए. पोलिंग स्टेशन कैन नॉट बी इन एनी बिल्डिंग कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी. अब एक बिल्डिंग है, उसके मालिक कौन है? जी हां, उसके मालिक हैं ख्वाजा आसिफ साहब. उसके मालिक कौन है? ख्वाजा आसिफ साहब. और ख्वाजा आसिफ साहब खुद भी इलेक्शन में खड़े. तो याद रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी को आप एज अ पोलिंग स्टेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, तो हाईली सेंसिटिव स्टेशंस की बात अगर की जाए, इफ डिक्लेयर्ड हाईली सेंसिटिव, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मे ऑर्डर सर्विलेंस कैमराज inside booths to record polling, counting and result preparation. ऐसी सूरत हाल में जहां पर यह खदशा हो कि यहां पर कुछ खून खराबा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर्विलेंस कैमरास भी लगा सकता है बूथ्स पर ताकि पोलिंग को रिकॉर्ड किया जा सके और रिजल्ट की जो प्रिपरेशन हो रही है उसको भी मॉनिटर किया जा सके. सेक्शन नंबर 60 है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन. ठीक है, हु कैन प्रपोज सेकंड अ कैंडिडेट? एनी वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. लिमिट फॉर प्रॉस्पर सेकंडर. अ वोटर कैन प्रपोज सेकंड ओनली वन नॉमिनेशन पेपर. नॉमिनेशन पेपर से क्या मुराद है? मस्ट बी अ फॉर्म ए साइंड बाय proposer, seconder and candidate. Documents required with the nomination. जी हाँ, candidate must attach declaration of consent, qualification, इसके साथ साथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस. ठीक है, attested copy of CNIC, asset and liabilities statements for self-spouse dependent children as of June 30. हाउ टू सबमिट नॉमिनेशन, किस तरह से नॉमिनेशन सबमिट किए जा सकते हैं? सबमिटेड टू रिटर्निंग ऑफिसर बाय कैंडिडेट, प्रपोजर और सेकेंडर और ऑथराइज्ड नॉमिनी. रिटन ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड. ऑथराइजेशन फॉर एडवोकेट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर और गवर्नमेंट ऑफिसर्स. मैक्स नंबर ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स. अ पर्सन मे सबमिट अप टू 5 nomination papers in same constituency. Returning officer duties on receiving nomination. Returning officer must give serial number, write their name of the presenter, date and time, inform scrutiny time and place. Public notice. RO यानी returning officer must display candidate details from every nomination paper in his office. Inspection and copies. RO must allow public inspection for nomination papers, give certified copies with prescribed fee. ठीक है, ये बात की जा रही है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन के बारे में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 61 डिपॉजिट्स. डिपॉजिट से क्या मुराद है?
डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर नेशनल असेंबली। अब ये बात की जा रही है कि जो शख्स इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसको कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। जी हां, नेशनल असेंबली की सीट के लिए अगर वो खड़ा होता है तो 30,000 उसने जमा करवाने। डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर प्रोविंशियल असेंबली, अगर वो सूबाई असेंबली के लिए खड़ा हो रहा है तो वो कितना डिपॉजिट करवाएगा, 20,000 डिपॉजिट करवाएगा। ये बहुत ही अहम चीजें हैं, इसको नोट करते चले जाइएगा। हु पेज द डिपॉजिट, कैंडिडेट और एनी पर्सन ऑन देयर बिहाफ, यानी कैंडिडेट खुद से ये पे कर सकता है या उसके बिहाफ पर कोई और भी ये रकम पे कर सकता है। हाउ कैन द डिपॉजिट बी पेड, ये जो डिपॉजिट है जो कि आपने डिपॉजिट करवाना है, इसको आप किस तरह से डिपॉजिट करवा सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। कैश विद द रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को आप कैश दे सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द आरओ, यानी बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के बिहाफ पर। कैश डिपॉजिट इन ए स्पेसिफाइड नेशनल बैंक अकाउंट आपको दिया जाएगा कि उसमें जाकर आप वो रकम जमा करवा सकते हैं। डिपॉजिट पर कैंडिडेट, ओनली 1 डिपॉजिट इज नीडेड even if the candidate submits multiple nomination papers in the same constituency। अब मैंने यहां पर जो बात की थी ना, नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, जो कैंडिडेट होता है वो क्या करता है, यानी एक तो अपना नॉमिनेशन दे देता है, फिर वो मल्टीपल जो नॉमिनेशन है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दे सकता है कि अगर मैं नहीं तो ये, अगर वो नहीं तो ये। ठीक है, तो बेशक जितने मर्जी बंदे हों, ठीक है, हर एक के लिए आप अलग अलग फीस जमा नहीं करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जिसने नेशनल असेंबली के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए हैं नेशनल असेंबली की सीट के लिए, तो वो 30,000 ही अदा करेगा। बेशक उसने आगे मल्टीपल जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं किसी और के नाम पर भी उस सेम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिए हों, तो रकम 30,000 ही आपने जमा करवानी है। रिफंड, रिफंड से क्या मुराद है, द डिपॉजिट इज नॉन रिफंडेबल एज पर अमेंडमेंट। जी हां, जो रकम आपने 30,000 जमा करवाई है वो याद रखिएगा कि वो नॉन रिफंडेबल है, उसको आप दोबारा से रिफंड नहीं करवा सकते। सेक्शन नंबर 62 है स्क्रूटनी, बहुत ही अहम सेक्शन है। ठीक है, स्क्रूटनी किसकी, जी हां, कैंडिडेट की जो इलेक्शन में खड़ा होने जा रहा है। हु कैन फाइल ऑब्जेक्शंस, any voter of the constituency can object to a candidate nomination or party list inclusion। For example, मेरे हलके से ख्वाजा हासिफ या अता तारड़ साहब खड़े हो गए इलेक्शन में और मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक वोटर हूं। मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहां पर अता तारड़ साहब या ख्वाजा हासिफ साहब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं बहैसियत वोटर ऑब्जेक्शन कर सकता हूं। ठीक है, वेयर टू फाइल ऑब्जेक्शन, अगर मैं ऑब्जेक्शन करना चाहता हूं उन कैंडिडेट के खिलाफ तो कहां पर करूंगा, विद द रिटर्निंग ऑफिसर विद इन द स्क्रूटनी पीरियड। जो स्क्रूटनी पीरियड होता है, अब एक स्क्रूटनी पीरियड है, उसी पीरियड के दौरान ही मैंने अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो उसी स्क्रूटनी पीरियड के दौरान मैं आरओ के पास जाकर शिकायत दर्ज कराऊंगा उस कैंडिडेट के खिलाफ। हु कैन अटेंड स्क्रूटनी, अब जो स्क्रूटनी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसे अटेंड कौन कर सकता है, कैंडिडेट खुद भी जा सकता है, इलेक्शन एजेंट को भी भेज सकता है, या प्रपोजर को या सेकेंडर को भी भेज सकता है जिसका नाम उसने दिया होगा नॉमिनेशन पेपर्स के दौरान, या 1 ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ कैंडिडेट और वोटर हु फाइल्ड ऑब्जेक्शन ओनली फॉर दैट कैंडिडेट। ठीक है, रोल ऑफ आरओ ड्यूरिंग स्क्रूटनी, अब स्क्रूटनी जब हो रही होती है इस दौरान जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उसकी क्या ड्यूटी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर एग्जामिन्स ऑल नॉमिनेशन पेपर्स इन फ्रंट ऑफ अटेंडीज एंड डिसाइड्स ऑब्जेक्शंस। आरओ कैन डिमांड डॉक्यूमेंट्स, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो स्क्रूटनी के दौरान क्या कर सकता है, आरओ में आस्क एनी अथॉरिटी और बैंक फॉर रिकॉर्ड्स needed to verify objections। RO cannot check, RO cannot question the electoral roll entries, must accept them as correct। अब RO के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्टोरल रोल, जिसके बारे में मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर
4 के अंदर, ठीक है। मजीद में यहाँ पर इसको बताऊंगा नहीं, बल्कि उसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना होगा कि इलेक्टोरल रोल से क्या मुराद है। तो आरओ कैन नॉट क्वेश्चन द इलेक्टोरल रोल्स, बल्कि उसको एज इट इज इलेक्टोरल रोल जो है उसको एक्सेप्ट करना होगा कि वो करेक्ट है। क्वेश्चंस आरओ कैन नॉट आस्क, आरओ कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस irrelevant to nomination papers, not connected to objections or available information, ठीक है। Declaration section 62, RO will question them only if solid evidence contradicts candidate's declaration. When RO can reject a nomination, RO कब जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट कर सकता है? इफ कैंडिडेट इज अनक्वालिफाइड। अब RO को ये लगता है कि ये जो कैंडिडेट है, जो इलेक्शन में खड़ा है बंदा, ये अनक्वालिफाइड है, इसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है जो कि रिक्वायर्ड है एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए या प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए, या प्रपोजर या सेकेंडर नॉट क्वालिफाइड है, यानी जिसका उसने नाम दिया है प्रपोजर का या सेकेंडर का वो अनक्वालिफाइड है, तब भी वो क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है नॉमिनेशन। सेक्शन 60 और 61 नॉट फॉलोड, अगर किसी ने सेक्शन नंबर 60 और 61 को फॉलो नहीं किया, जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं, फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करवाता है या फेक प्रपोजल या सेकेंडर सिग्नेचर्स कर लेता है, यानी सेकेंडर किसी को बनाता है, प्रपोजर किसी को बनाता है, उसकी जगह पर उस सेकेंडर के या प्रपोजर के फेक सिग्नेचर्स कर लेता है, तब भी जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट कर सकता है आरओ। प्रोटेक्शन फॉर कैंडिडेट्स, अदर वैलिड नॉमिनेशन पेपर्स रिमेन वैलिड, माइनर मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड इमीडिएटली, नेम, रोल नंबर एक्सेट्रा, यानी जो माइनर डिटेल्स हैं वो उसी वक्त भी सही की जा सकती हैं। लोन टैक्स डिफॉल्ट एक्सेप्शन, इफ कैंडिडेट पेज लोन टैक्सेस ड्यूज आफ्टर फाइलिंग बट बिफोर डिसीजन, नॉमिनेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन दैट ग्राउंड, यानी अगर किसी ने रिटर्न्स नहीं भराए हुए, ठीक है, तो अगर ये ऐसी सूरत हाल कोई पेश आती है कि इफ कैंडिडेट पेज लोन्स टैक्सेस ड्यूज आफ्टर फाइलिंग, यानी जो पेपर्स हैं उसके फाइल करने के बाद वो अपने ड्यूज जो है वो पे करता है, बट बिफोर द डिसीजन, यानी फैसले से पहले, यानी फैसला आने से पहले वो सारे ड्यूज, वो सारे टैक्सेस जमा करवा देता है, तो नॉमिनेशन पेपर्स इस सूरत में भी रिजेक्ट नहीं किए जा सकते। आरओज का फाइनल एक्शन क्या होगा? आरओज राइट्स एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑन ईच नॉमिनेशन पेपर एंड गिव्स ब्रीफ रीजन फॉर रिजेक्शन। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 63, जी हां, अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी ऑर्डर। अब स्क्रूटनी ऑर्डर के बारे में पूरा सेक्शन आपको सेक्शन नंबर 62 पढ़ा चुका हूं। अब अगर किसी के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं तो वो अपील कर सकता है उस स्क्रूटनी ऑर्डर के ऊपर। हु कैन अपील? जी हां, कैंडिडेट और ऑब्जेक्टर कैन अपील। वेयर टू फाइल अपील? जी हां, टू द अपेलेट ट्रिब्यूनल और द कॉन्स्टिट्यूंसी। हु इज द अपेलेट ट्रिब्यूनल? A high court judge appointed by ECP in consultation with the Chief Justice. If too many appeals, ECP may appoint a former high court judge as a tribunal. तो ट्रिब्यूनल बनेगा, वहां पर जाकर वो अपील कर सकते हैं। और ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा वो मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं। टाइम टू फाइल अपील, जी हां, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय ECP। ECP जो टाइम देगा कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम, कि जब आपकी स्क्रूटनी हो गई, स्क्रूटनी के अंदर आपके खिलाफ कोई डिसीजन आ गया और इस डिसीजन के खिलाफ उसने कहा कि 3 दिन के अंदर आप लोग इस स्क्रूटनी ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं, तो उसी टाइम फ्रेम के दौरान आपने अपील करनी होगी। हाउ ट्रिब्यूनल डिसाइड्स, ट्रिब्यूनल कैसे डिसाइड करेगा? ट्रिब्यूनल मस्ट डिसाइड अपील्स क्विकली विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय ECP। ECP ने जो टाइम दिया होगा उसी के अंदर अंदर उसने फैसले लेने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं। फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर इज फाइनल, जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। इफ ट्रिब्यूनल फेल्स टू डिसाइड इन टाइम, अगर ट्रिब्यूनल टाइमली डिसाइड नहीं कर पाता तो अपील एंड्स ऑटोमेटिकली एंड द आरओज डिसीजन बिकम्स फाइनल, यानी अगर ट्रिब्यूनल टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाता तो आरओ ने जो, यानी रिटर्निंग ऑफिसर ने जो डिसीजन लिया होगा वही फाइनल होगा। ट्रिब्यूनल्स ओन पावर सोमोटो, ट्रिब्यूनल कैन एक्ट ऑन एनी इंफॉर्मेशन and examine a candidate if loan, tax, government dues, defaulter, loan written off, willfully conceals facts, any disqualification. If tribunal finds the candidate disqualified, it may reject the nomination papers. आगे बढ़ते हैं, section number 64, publication of list of candidates। जी हाँ, बहुत ही आसान है कि initial list of candidates after scrutiny, the returning officer prepares and displays the list of वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, यानी स्क्रूटनी ऑर्डर के बाद वो क्या करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर
इनिशियल लिस्ट बना देगा कैंडिडेट्स की कि ये लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं. इफ अपील्स चेंजेस डिसीजंस, if the appellate tribunal accepts an appeal, the RO must revise the list accordingly. अब वो जो लिस्ट लगाई होगी RO ने वो उसको रिवाइज करेगा. Final revised list on the second day after the last date of appeal decisions, the RO prepares and displays the final revised list of validly nominated candidates. Section number 65, withdrawal. बहुत ही अहम सेक्शन है. जनरल इलेक्शंस के दौरान आपने ये देखा होगा कि बहुत से जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं. हु कैन विड्रॉ? एनी वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट कैन विड्रॉ. हाउ टू विड्रॉ? कैसे विड्रॉ किया जा सकता है? सबमिट रिटन साइन नोटिस टू द आरओ. आरओ को लिख सकते हैं अपनी सिग्नेचर्स के साथ, भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूं. बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ, वो खुद भी कर सकता है. बाय एन एडवोकेट ऑथराइज्ड इन राइटिंग, यानी उसका जो एडवोकेट है, वकील है, वो भी क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट. ऑथराइजेशन फॉर एडवोकेट, जी हाँ, अब ऑब्वियसली कोई भी वकील तो जाके किसी के नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ नहीं कर सकता ना. ऑब्वियसली मस्ट बी अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर और गवर्नमेंट ऑफिसर BS 17 और अबव. कैन विड्रॉल कैन बी कैंसिल्ड? क्या विड्रॉल कैंसिल तस्वर होगा? नो. वंस सबमिटेड इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड और कैंसिल्ड. आरओ एक्शन आफ्टर रिसीविंग नोटिस. आरओ का एक्शन क्या होगा रिसीविंग नोटिस के बाद? इफ आरओ कंफर्म्स द कैंडिडेट्स सिग्नेचर्स, he must display a copy of the withdrawal notice at prominent place in his office. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 66 है कैंडिडेट टू फाइल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन. कैंडिडेट क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है सर्टिफिकेट फॉर पार्टी एफिलिएशन. ठीक है, बहुत ही अहम सेक्शन है. हु मस्ट फाइल पार्टी सर्टिफिकेट? कौन फाइल कर सकता है पार्टी सर्टिफिकेट के लिए? एनी कैंडिडेट हु वांट्स टू कंटेस्ट एज अ पार्टी कैंडिडेट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो मैं क्या कर सकता हूं, फाइल पार्टी सर्टिफिकेट के लिए क्या कर सकता हूं, फाइल कर सकता हूं. हु मस्ट बी सबमिटेड a declaration stating that the political party they belong to, an official party certificate confirming that the candidate is party's nominee for that constituency. यानी पार्टी को भी कहना होगा कि हाँ ये हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहा है. ठीक है, वाई इट इज रिक्वायर्ड, ये क्यों जरूरी होता है? टू रिसीव द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, ताकि उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो आपको दिया जा सके. यानी मैं पीपल्स पार्टी की जानिब से खड़ा हो रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे उसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल मिलेगा ना. तो टू रिसीव प्रिस्क्राइब्ड इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, वेयर टू सबमिट, कहां सबमिट करना है? टू रिटर्निंग ऑफिसर बिफोर सिंबल अलॉटमेंट. यानी सिंबल अलॉटमेंट होने से पहले पहले आपने आरओ के पास ये सबमिट करवाना है. क्या? जी हां, वही पार्टी सर्टिफिकेट जो कि पार्टी आपको देगी. वो कहते हैं ना कि फलां कैंडिडेट को टिकट मिल गया, यही वो टिकट होता है, यही वो सर्टिफिकेट होता है जो आपको दिया जाता है और जाकर आप आरओ के पास यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाते हैं ताकि आपको उसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल दिया जाता है. सेक्शन नंबर 67, कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स. यहां बहुत ही अहम सेक्शन है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं. बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने हम हर एक सेक्शन को पढ़ाने की कोशिश की है. व्हेन आर सिंबल्स अलॉटेड? अब ये जो सिंबल्स हैं, किसी को गुलाब का फूल दिया जाता है, किसी को क्रेन दी जाती है, किसी को तीर दिया जाता है, किसी को शेर दिया जाता है, किसी को चीता दिया जाता है, किसी को वॉल क्लॉक दी जाती है. ये सिंबल्स कब अलॉट होते हैं? आफ्टर विड्रॉल्स, इफ मोर देन वन कैंडिडेट रिमेन्स, आरओ देन अलॉट सिंबल्स. ठीक है, पार्टी कैंडिडेट्स. पार्टी कैंडिडेट से मुराद, जी हां, फॉर एग्जांपल मैं पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहा हूं या मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मस्ट रिसीव ओनली द सिंबल असाइंड बाय द ईसीपी टू देयर पॉलिटिकल पार्टी, नो अदर सिंबल्स अलाउड. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिस तरह से आपने देखा होगा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका सिंबल छीन लिया गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बहैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ा. चूज फ्रॉम सिंबल्स नॉट रिजर्व्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज.
अब ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे ये अपने सिंबल्स चूज करेंगे। जी हां, याद रहे ये वो सिंबल्स नहीं होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिए गए हैं, ठीक है। इफ वन इंडिपेंडेंट चूजेस अ सिंबल, सिंबल इज अलॉटेड ओनली टू दैट कैंडिडेट, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी को दिया जाएगा, वो सिंबल किसी और को नहीं दिया जा सकता। इफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट्स चूज द सेम सिंबल, if multiple independents choose the same symbol, if one is a former MNA MPA, he gets the symbol. If more than one such candidate or none is ex member, symbol decided by draw, यानी lots के जरिए आपको दिया जाएगा। symbols allowed, only prescribed symbols may be allotted, जो भी symbol prescribed है वही आपको दिए जा सकते हैं। unique symbol rule क्या है? each contesting candidate is a constituency must have a different symbol। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 68, लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ठीक है। पब्लिशिंग द लिस्ट आफ्टर सिंबल अलॉटमेंट, आरओ publishes the names of contesting candidates in Urdu alphabetical order with their symbols। तो ये काम किसका है? रिटर्निंग ऑफिसर का है कि वो लिस्ट पब्लिश करेगा, जी हाँ, जिसमें जो कैंडिडेट होंगे उसके नाम होंगे और उसके सिंबल होंगे। पब्लिक नोटिस ऑफ पोल, आरओ मस्ट आल्सो पब्लिकली अनाउंस द डे एंड आवर्स ऑफ पोलिंग। ये काम भी आरओ का है कि वो पब्लिकली अनाउंस करेगा कि किस दिन इंतखाब होगा और क्या पोलिंग आवर्स होंगे। पोलिंग आवर्स से मुराद के किस टाइम से किस टाइम तक आप वोट कास्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग कॉपीज, आरओ मस्ट गिव अ कॉपी ऑफ द लिस्ट टू एवरी कैंडिडेट। जो लिस्ट की कॉपी है वो आपने हर एक कैंडिडेट को आरओ ने देनी है। डिस्प्लेइंग एट पोलिंग स्टेशंस, आरओ मस्ट डिस्प्ले द लिस्ट एट एवरी पोलिंग स्टेशन ऑन पोलिंग डे। ये भी काम किसका है? आरओ का है। सेंडिंग टू ईसीपी, ठीक है, सेंडिंग टू ईसीपी, आरओ मस्ट सेंड द लिस्ट विद सिंबल्स टू ईसीपी which will upload it on its website। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 69 है वन डे पोल। जी हां, जनरल इलेक्शंस जो पाकिस्तान में होते हैं, आपने देखा होगा कि प्रोविंशियल असेंबलीज के भी एक ही दिन इंतखाबात होते हैं और नेशनल असेंबली के भी एक ही दिन इंतखाब होते हैं। पोल डे फॉर जनरल इलेक्शंस, ईसीपी मस्ट होल्ड पोल्स फॉर एन असेंबली ऑन द सेम डे अक्रॉस ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। National and provincial roles, ECP may hold both National Assembly and Provincial Assembly polls on the same day. If polling cannot be held, if a natural disaster, जिस तरह से flood हो गया, earthquake हो गया या और कोई reason beyond ECP's control stops polling in a constituency, ECP can fix a new polling day for that constituency। यानी सैलाब की सूरत हाल में या कोई अगर कैंडिडेट कत्ल हो गया तो उस सूरत में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो न्यू पोलिंग डे क्या करेगा? अनाउंस करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 70, आवर्स ऑफ द पोल, ठीक है। हु डिसाइड्स द पोलिंग आवर्स? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही डिसाइड करेगा कि पोलिंग 8 बजे स्टार्ट होनी है या 9 बजे स्टार्ट होनी है। 9 बजे स्टार्ट होनी है तो ये कब तक जारी रहेगी? ये आवर्स जो है ये ईसीपी ने डिसाइड करने हैं। मिनिमम पोलिंग टाइम कितना होना चाहिए? जी हाँ, मिनिमम पोलिंग जो टाइम है वो 8 घंटे है। इससे ज्यादा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब टर्न आउट नहीं मिल रहा होता, टर्न आउट नजर नहीं आ रहा होता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है कि अब जो वोटर्स हैं वो 9 से 5 के बजाय 6 बजे तक अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आरओ मस्ट अनाउंस द पोलिंग आवर्स पब्लिकली, कंडक्ट पोलिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू ईसीपी's फिक्स्ड आवर्स, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ पोलिंग आवर्स, ईसीपी कैन एक्सटेंड आवर्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद रिटन रीजंस, यानी उसको रीजंस भी देने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हम 1 घंटा क्यों बढ़ा रहे हैं। कंडीशन फॉर एक्सटेंशन, जी हाँ, डिसीजंस टू एक्सटेंड मस्ट बी मेड एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर द ओरिजिनल क्लोजिंग टाइम, यानी 3 घंटे पहले। फॉर एग्जाम्पल 5 बजे पोलिंग का जो टाइम है वो खत्म होना है, तो याद रखिएगा अगर ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये 1 घंटा बढ़ाना चाहता है, ये 2 घंटे बढ़ाना चाहता है पोलिंग के, तो वो 3 घंटे पहले यानी 2 बजे ही अनाउंस करेगा कि अब पोलिंग का टाइम 1 घंटा मजीद या 2 घंटे मजीद बढ़ा दिया गया है। सो द आरओ कैन इन्फॉर्म ऑल प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन टाइम। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 71, प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स। बैलेट पेपर्स से मुराद
जी हाँ, कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वो बैलेट पेपर्स होते हैं जिस पर आप जाकर क्या करते हैं, ठप्पा लगाते हैं अपने पसंदीदा शख्स का, अपने पसंदीदा रहनुमा का, अपने पसंदीदा इंतखाब का। ठीक है, तो हाउ बैलेट पेपर क्वांटिटी इज डिसाइडेड, यानी जो क्वांटिटी है बैलेट पेपर्स की ये किस तरह से डिसाइड होती है। ईसीपी कैलकुलेट्स बैलेट पेपर्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी यूजिंग द रूल नंबर ऑफ वोटर्स एट अ पोलिंग स्टेशन राउंडेड अप टू द नेक्स्ट 100। तो इस तरह से ये जो बैलेट पेपर्स हैं ये डिसाइड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल भी ले लीजिए ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है, इफ अ स्टेशन हैज 1201 टू 1299 वोटर्स, एक पोलिंग स्टेशन पे हम ये मान लेते हैं कि 1201 से लेकर 1299 तक वोटर्स हैं। ठीक है, तो बैलेट पेपर्स नीडेड 1300। तो बैलेट पेपर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1300। ठीक है, वेयर द बैलेट पेपर्स आर प्रिंटेड, ये बैलेट पेपर्स कहां पर प्रिंट होते हैं, जी हां, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में, एनी गवर्नमेंट ओन्ड प्रेस नोटिफाइड बाय ईसीपी। सबसे पहले तो ये सारे के सारे जो बैलेट पेपर्स हैं कहां पर प्रिंट होंगे, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में, या अगर जरूरत पड़े तो एनी गवर्नमेंट ओन्ड प्रेस नोटिफाइड जो कि ईसीपी करेगा। सिक्योरिटी ड्यूरिंग प्रिंटिंग, अब ये जो बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं इस दौरान जो सिक्योरिटी है वो किस तरह की होगी। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सारा गेम ही बैलेट पेपर्स का है। अगर आपके पास बैलेट पेपर्स हाथ लग जाए तो आप धांधली कर सकते हैं, आप रिगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी कैसी होगी जहां पर ये बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे होंगे। ईसीपी इंश्योर्स safe custody of printed ballot papers until they are handed over to the RO। ठीक है, ईसीपी ने क्या करना है, सख्त सिक्योरिटी रखनी है जब तक के वो बैलेट पेपर्स आरओ को न दे दिए जाएं। ठीक है, टाइप ऑफ पेपर यूज्ड, किस तरह का पेपर इस्तेमाल होगा। ऑल बैलेट पेपर्स मस्ट बी प्रिंटेड ऑन स्पेशल वाटर मार्क्ड पेपर, वाटर मार्क्ड पेपर पर ये बैलेट पेपर्स प्रिंट होंगे। सेक्शन नंबर 72, रिटायरमेंट फ्रॉम इलेक्शन। इससे क्या मुराद है, रिटायरमेंट फ्रॉम इलेक्शन से क्या मुराद है, इसको पढ़ लेते हैं। हु कैन रिटायर फ्रॉम द इलेक्शन, एनी कंटेस्टिंग कैंडिडेट कैन रिटायर फ्रॉम इलेक्शन। हाउ टू रिटायर, कैसे रिटायर होगा, वो सबमिट करेगा रिटन साइंड नोटिस टू द आरओ एटलीस्ट 4 days बिफोर पोलिंग डे, यानी 4 दिन पहले, यानी इंतखाबात से 4 दिन पहले वो आरओ को लिखेगा कि वो रिटायर हो रहा है। कैन बी डिलीवर्ड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ, ऑथराइज्ड एडवोकेट और प्रॉपर्ली अटेस्टेड। इन 4 दिन पहले आप रिटायर हो सकते हैं अपनी कैंडिडेटशिप से। ऑथराइजेशन फॉर एडवोकेट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिसर BS 17 से ज्यादा से आप उसको ओथ किया हुआ हो। कैन रिटायरमेंट बी कैंसल्ड, नो। जब आपने रिटायरमेंट ले ली तो उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो सकती। आरओ's ड्यूटी आफ्टर रिसीविंग नोटिस, आरओ मस्ट वेरीफाई द कैंडिडेट सिग्नेचर, उसको देखेगा कि आया ये सिग्नेचर कैंडिडेट की है या किसी और शख्स ने ये सिग्नेचर की है या उसके मुखालिफ ने करके दी है ताकि उसको फायदा हो सके। तो वो इसको देखेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो डिस्प्ले कर देगा नोटिस पर। ठीक है, ऐसी जगह पर जो कि प्रोमिनेंट जगह हो जहां पर सबको वो नोटिस नजर आ सके। इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, कैंडिडेट इज कंसिडर्ड टू हैव विड्रॉन अंडर सेक्शन 65। जो कैंडिडेट है वो अंडर सेक्शन 65 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 के रिटायरमेंट ले सकता है और उसकी जो इफेक्ट है उसका वो वैसा हो सकता है। सेक्शन नंबर 73, डेथ ऑफ अ कैंडिडेट आफ्टर नॉमिनेशन। नॉमिनेशन दे दी, उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर बहुत से कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन के दौरान कत्ल कर दिए जाते हैं या उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो उस सूरत में सेक्शन नंबर 73 क्या कहता है, इफ अ कैंडिडेट डाइज बिफोर और ड्यूरिंग पोलिंग, अगर कोई कैंडिडेट फोत हो जाता है, ठीक है, पोलिंग डे से पहले या पोलिंग पर, तो आरओ मस्ट टर्मिनेट द इलेक्शन प्रोसेस इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी थ्रू अ पब्लिक नोटिस। तो आरओ ने क्या करना है, आरओ ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको रोक देना है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, फ्रेश इलेक्शंस प्रोसीडिंग्स विल स्टार्ट एज इफ इट इज अ न्यू इलेक्शन।
यानी ज़िमनी इंतखाब उस इलाके में होगा। डू अदर कैंडिडेट्स नीड टू फाइल अ न्यू नॉमिनेशन पेपर्स, डू अदर जो उसके मुखालिफ होंगे, जो कैंडिडेट मरा है उसके मुखालिफ ऑब्वियसली कोई ना कोई तो खड़ा होगा ना, तो क्या उसके मुखालफों ने दोबारा अपने जो इलेक्शन पेपर्स हैं, नॉमिनेशन पेपर्स हैं, वो दोबारा जमा कराने होंगे? नो, अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स डू नॉट हैव टू फाइल नॉमिनेशन पेपर्स अगेन। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 74, पोस्टपोनमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, व्हेन कैन प्रोसीडिंग्स बी पोस्टपोन्ड? जो प्रोसीडिंग्स है कब पोस्टपोन हो सकती हैं, किस सूरत हाल में पोस्टपोन हो सकती हैं? If nomination, scrutiny or withdrawal cannot take place for reasons beyond the RO's control, must be written recorded. Who postponed the proceedings? Returning officer can postpone the proceedings. What must the RO do after postponing? जब postpone हो जाए तो RO ने क्या करना है? RO must inform ECP immediately. Role of ECP का क्या होगा? ECP must issue a notification in official gazette fixing a new date of the postponed proceedings and new dates for any other related steps if needed. Section number 75, uncontested election. Uncontested election से क्या मुराद है? When is a candidate elected unopposed? जी हाँ, बहुत ही अहम चीज आपके सामने आ रही है। ये सब चीजें आपने न्यूज चैनल्स पर सुनी होंगी जनरल इलेक्शंस के दौरान। अब यूं समझ लीजिए दोबारा से आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिवाइज होने के साथ साथ अब आप इलेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं। किस लिए? ताकि आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है उसमें बैठ सकें और ये चीज़ें आपको मालूम हो। तो सेक्शन नंबर 75 के अंदर हम बात कर रहे हैं अनकंटेस्टेड इलेक्शन। यानी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अनअपोज क्या हो जाते हैं, इंतखाब जीत जाते हैं। If after scrutiny only one validly nominated candidate remains, or after withdrawal retirement only one contesting candidate is left, तो आप unopposed क्या हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं। यानी स्क्रूटनी के बाद क्या होता है कि आप अकेले ही रह गए और कोई आपके मुकाबले में खड़ा ही नहीं हुआ, तो आप अनअपोज क्या हो जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। आरओ की ड्यूटी क्या होती है? आरओ मस्ट इशू अ पब्लिक नोटिस डिक्लेयरिंग दैट अ कैंडिडेट इलेक्टेड। तो आरओ क्या करेगा? आरओ ने नोटिस जारी करना है और डिक्लेयर करना है कि ये शख्स अनइलेक्टेड क्या हो गया, अनअपोज्ड क्या हो गया, इलेक्ट हो गया। एक्सेप्शन अप्रूवल विंडो, इफ अ रिजेक्टेड कैंडिडेट वांट्स टू फाइल एन अपील, आरओ कैन नॉट डिक्लेयर एनीवन इलेक्टेड अंटिल। अब अगर कोई जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट हो गया किसी बुनियाद पर, तो आरओ जब तक ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि ये शख्स इलेक्शन जीत गया है, जब तक उस अपील का कोई फैसला नहीं हो जाता। आरओज रिपोर्ट टू ईसीपी, आरओ सेंड्स द रिजल्ट रिटर्न टू ईसीपी आफ्टर डिक्लेयरिंग कैंडिडेट इलेक्टेड। ECP's final action, ECP may conduct a summary check then publishes the elected candidate's name in the official gazette. आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 76, इलेक्शन एजेंट। बहुत ही अहम सेक्शन है और जनरल इलेक्शंस में, आम इंतखाबात में आप ये जो टर्म है बहुत ज़्यादा सुनते हैं। हाउ मेनी इलेक्शन एजेंट्स कैन बी अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट? यानी अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं कितने इलेक्शन एजेंट मैक्सिमम रख सकता हूँ? A candidate may appoint up to 3 voters of the constituency as election agents. मैक्सिमम कितने रख सकता हूँ? 3 रख सकता हूँ। हाउ टू अपॉइंट, किस तरह से मैं अपॉइंट करूंगा उनको? कैंडिडेट मस्ट सेंड अ रिटन नोटिस टू द आरओ गिविंग नेम, फादर्स नेम, एड्रेस ऑफ द ईच इलेक्शन एजेंट। प्रेजेंस एट रिजल्ट कंसोलिडेशन, ये जब रिजल्ट क्या हो रहा होगा, कंसोलिडेट हो रहा होगा, तो वहां पर खड़ा होगा और देखेगा कि आया रिजल्ट को सही से कंसोलिडेट इकट्ठा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। रिवोकिंग अपॉइंटमेंट, कैंडिडेट मे कैंसिल रिवोक एन इलेक्शन एजेंट इन राइटिंग एट एनी टाइम एंड अपॉइंट अनदर पर्सन। किसी भी वक्त वो रिवोक कर सकता है किसी भी इलेक्शन एजेंट को और उसकी जगह पर कोई और शख्स इलेक्शन एजेंट बना सकता है। कौन? जी हाँ, कैंडिडेट। इफ नो इलेक्शन एजेंट इज अपॉइंटेड, the candidate is treated as his own election agent and must follow all duties of both candidate
और इलेक्शन एजेंट। अगर कोई इलेक्शन एजेंट अपॉइंट नहीं किया गया तो कैंडिडेट खुद बतौर इलेक्शन एजेंट जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम कितने इलेक्शन एजेंट रख सकता है, जी हाँ, अ कैंडिडेट में अपॉइंट अप टू से मुराद के एक भी रख सकता है, दो भी रख सकता है, तीन भी रख सकता है, मैक्सिमम तीन रख सकता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी एज इलेक्शन एजेंट्स। सेक्शन नंबर 77 पोलिंग एजेंट। जी हाँ, बहुत ही अहम ये टर्म इस्तेमाल होती है जनरल इलेक्शंस के दौरान कि पोलिंग एजेंट। हु अपॉइंट्स पोलिंग एजेंट? Contesting candidate or his election agent can appoint polling agent. How many polling agents? As many as prescribed for each polling station. How to appoint? कैसे appoint हो सकते हैं? Appointment must be sent in written to the presiding officer. In writing आप presiding officer को कहेंगे बहैसियत कैंडिडेट कि ये मेरा polling agent होगा। When can they be appointed? Before the poll starts or during the poll। यानी इंतखाब शुरू होने से पहले और इंतखाब के दौरान आप पोलिंग एजेंट का इंतखाब कर सकते हैं। रिवोकिंग अ पोलिंग एजेंट, यानी अगेन पोलिंग एजेंट को आप कैंसिल कर सकते हैं एट एनी टाइम। रिप्लेसिंग अ पोलिंग एजेंट इफ रिवोक्ड और इफ द पोलिंग एजेंट डाइज, अगर पोलिंग एजेंट मर जाता है तो एक नया पोलिंग एजेंट आप अपॉइंट कर सकते हैं। नोटिस ऑफ रिप्लेसमेंट, अब वो नोटिस होगा वो रिप्लेसमेंट का। जी हाँ, न्यू अपॉइंटमेंट मस्ट बी नोटिफाइड इन राइटिंग टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये था आज का हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 के 50 से 77 तक सेक्शंस पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में मज़ीद हमारे जो सेक्शंस हैं वो रह चुके हैं 23 और 3 26 सेक्शंस अभी हमारे इस चैप्टर से रह चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कल आपको ये 26 सेक्शंस भी पढ़ा दिए जाए और हम एक नया चैप्टर इलेक्शन एक्ट 2017 का शुरू कर सकें। तो अगर किसी को हमारे नोट्स चाहिए रिलेटेड टू इलेक्शन एक्ट 2017 तो हमारे राब्ता नंबर व्हाट्सएप 0315540947 पर राब्ता कर सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।